यस गाइस, तो प्रीवियस क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड को यूज लेकर जस्ट फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कर लिया था, है ना। आज आगे बढ़ते हैं 12 to 21। तो वो ग्राफ आपको वापस दिखा दूं जिसको यूज लेकर हम सेकंड थर्ड इक्वेशंस डेराइव करने वाले हैं। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, टाइम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वी ऑलरेडी टेकन लेट u is some initial velocity in meter per second, in meter per second, time in second in general. Okay, this is graph for uniform motion. Uniform motion तो नहीं कहेंगे हम, a constant। अगर a constant है तो v by t constant होगा ना, v by t कांस्टेंट होता है, तब ये लाइन कैसी आती है, स्ट्रेट। कल हमने थोड़ी सी बात इसकी भी की थी। लेट दिस इज पॉइंट ए, ऐसा कुछ कहा था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था, दिस इज पॉइंट, कहा था क्या, कंफर्म? हाँ, इसको कुछ नेमिंग आप अलग दे दे, लेट डी, यहाँ पर कहा था सी 90 डिग्री, इस एंगल को आपने थीटा कहा था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात की थी हमने, तो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट v है, टाइम कोऑर्डिनेट t है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट v है, टाइम कोऑर्डिनेट 0 है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट u, टाइम कोऑर्डिनेट t, बिल्कुल ठीक है। b से c के बीच का सेपरेशन आपने बताया था v माइनस यू, ट्रू, v माइनस यू। और a और c के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना है, टाइम है ना। इस पॉइंट t पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कहे थे t, 0, ट्रू, और ये ओरिजिन होता है 0, 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ओके, कल हमने बात की थी स्लोप की, तो स्लोप को रिप्रेजेंट कौन करता है, tan थीटा। और इन vt ग्राफ द स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, है ना। और इसको यूज लेकर हम v इक्वल टू u प्लस at तक पहुंच गए थे। आज बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कोई अटका तो नहीं ना पीछे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ऐसा हम कहते हैं ना, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अभी इस तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, है ना। अगर वेलोसिटी को टाइम से आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या रिसीव होता है, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा क्या रिसीव होता है, डिस्प्लेसमेंट रिसीव होना है, कंफर्म है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक का ग्राफ, और ये टाइम एक्सिस है ना। तो ए बी जो लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। और इसके नीचे ये जो शेडो एरिया होगा, लेट दिस, ये पूरा हम कहते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये एरिया है। अगर टाइम इंक्रीज करते जाए तो ग्राफ आगे तक जाएगा और वो एरिया और ज्यादा हो जाएगा। और इस एरिया को, ये जो शेडेड एरिया मैंने अभी अभी बताया, इस एरिया की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको टाइम को वेलोसिटी से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, है ना। इसमें ट्रेपेजियम बन रहा है ना, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम ही होता है। देखिए क्या है, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हाफ भी आता है बीच में, है ना। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ थी, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, सम वेलोसिटी इनटू सम टाइम। अब
इस एरिया को जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे किस एरिया को, वीटी ग्राफ के एरिया को, और वो एरिया क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ पूरा कर देते हैं, ओ से लेकर ओ तक ये पैक हो गया। तो इसका एरिया आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करेगा। कैसे, अभी देखते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मींस AO प्लस BD, ये दोनों साइड्स मुझे पैरेलल दिख रही है ट्रेपेजियम की, ये दोनों साइड पैरेलल साइड्स हैं, इनटू सेपरेशन बिटवीन दी पैरेलल साइड। AC कर सकते हैं, AC कर सकते हैं या OD भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो आप जब इन दोनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, U प्लस V वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। कुल मिलाकर ये जो अंडरलाइन मैंने किया है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, जस्ट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से प्रोडक्ट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलना ही है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, we have to remember the slope of BT graph always represents acceleration। ये हमें यहाँ तक पहुंचा देता है कंफर्टेबली। अब सेकंड इक्वेशन अगर डेराइव करनी है तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, the area of BT graph always represents displacement, because जब एरिया फाइंड करने आप निकलेंगे तो आपको मीटर पर सेकंड को सेकंड से प्रोडक्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया को फाइंड करने के, ये शेडेड किया है ना, तो इस शेडेड एरिया को हम फाइंड करते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ होना चाहिए ना, फॉर्मूला ध्यान रखें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो हाफ तो आना ही है, 1/2 फॉर्मूले का, AO के प्लेस पर U लिख सकते हैं, BD के प्लेस पर V लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस V इनटू T, दैट्स इट, है ना। अभी ये सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, बिकॉज आप फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, उसको यूज ले सकते हैं, ले लेते हैं यूज। तो T के प्लेस पर, T के प्लेस पर एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन को आप देखें ना तो सेकंड इक्वेशन में एब्सेंट कौन है, फाइनल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट है, इस एक्सप्रेशन में फाइनल वेलोसिटी v दिखाई दे रही है, तो इस v के प्लेस पर आपको क्या पुट करना चाहिए, u प्लस AT, काम बन जाएगा। देखें तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, और आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी चाहिए, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हाफ ब्रैकेट u प्लस AT इंटू T। तो ये जो अंडरलाइन मैंने अब किया है ये किसके प्लेस पर है, v के प्लेस पर है। ध्यान क्या रखना है, the final velocity is absent in the second equation of motion। तो फाइनल वेलोसिटी को गायब करना पड़ेगा ना, कर दिया गया, दैट्स इट। एक और लॉजिक, स्टार्ट ध्यान रखनी है, साथ में इस v को रिप्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, काम बन जाएगा u प्लस u 2u। अब इस हाफ को और इस t को प्रोडक्ट कर देते हैं, हाफ को भी t को भी, है ना। तो हाफ को प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 गया और ये हाफ आ गया अंदर, हाफ को अंदर प्रोडक्ट कर दिया। अब t को कर देते हैं तो x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक तो स्टार्टिंग ध्यान रखनी है, देन ये टर्न ध्यान रखना है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन के लिए एग्जाम्स में, लोकल एग्जाम्स में, स्कूल्स में पूछ लेते हैं, डेराइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो आपको एक तो ग्राफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत ही एक्सीलेंट हो जाना चाहिए इसमें। देन आपको स्टार्ट पता होना चाहिए कि कौन सी नॉलेज आपको कौन से इक्वेशन तक पहुंचाएगी। तो ये नॉलेज आपको फर्स्ट तक पहुंचाएगी, ये वाली नॉलेज आपको सेकंड इक्वेशन तक पहुंचाएगी, बीच में जो चेंज करते हैं वो ध्यान रखना है। और अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कुछ आइडिया लग गया, थर्ड इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है क्या, तो
तो मुझे लगता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें टाइम एब्सेंट होता है, टाइम एब्सेंट होता है। ये जो इक्वेशंस है ना, इन सब की कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि हर इक्वेशन में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट होती है। टोटल होती कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? x, t, u, v, a। इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज में से 4 प्रेजेंट होगी, एक एब्सेंट होगी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन इक्वेशन की हेल्प से, तो हम आइडिया ही यही लगाते हैं कि कौन सी इक्वेशन हम यूज लें। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या फाइंड करना है पता कर लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ना तो क्वेश्चन में गिवन है ना ही रिक्वायरमेंट है। जैसे ना टाइम क्वेश्चन में गिवन हो, ना टाइम फाइंड करना हो, थर्ड इक्वेशन ही यूज लेना। ना आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, ना ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, फर्स्ट इक्वेशन ही यूज लेना। होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ना तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, बाकी चारों मिलेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो किसी न्यूमेरिकल में अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन भी नहीं हो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड भी नहीं करनी हो, वहां पर आपको दिमाग लगाना है, सेकंड इक्वेशन ही यूज लेना। तो है ना, 9th क्लास में बच्चे होते हैं तो कंफ्यूज होते रहते हैं, अगर आपने देखे हो ऐसे क्वेश्चन तो 9th क्लास से आने लग जाते हैं। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए आपको सेम कॉन्सेप्ट यूज लेना है जो सेकंड इक्वेशन के लिए लिया था। क्या? द एरिया ऑफ VT ग्राफ, the area of VT graph always represents displacement, always represents displacement. Hence x equal to area of OABDO, x equal to half sum of parallel sides into separation between the two parallel sides। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अभी आप देखेंगे थोड़ा चेंज है, आगे क्या चेंज है? हाफ, यहां पर लिखेंगे u प्लस वी और यहां पर इंटू टी। सही बात। अब जब हमने सेकंड इक्वेशन डेराइव किया था तो v के प्लेस पर लिखा था u प्लस ए टी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में v एब्सेंट होता है तो v को ही रिमूव करना था। थर्ड इक्वेशन में t नहीं होता है, याद आ गया ना, t नहीं होता, u तो होता है। थर्ड इक्वेशन आपका यही होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax या s कुछ भी कहें, तो t नहीं होता है, बस t को हटा दो। कैसे हटाएं? फर्स्ट इक्वेशन को यूज लेकर। तो कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर है तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी है, तो v माइनस यू अपॉन a। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे t की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, v माइनस यू अपॉन a। ये u प्लस v को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, v प्लस यू भी लिख सकते हैं, u प्लस v को। ओके, इस t के प्लेस पर हम ऐसा कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस यू अपॉन a एट द प्लेस ऑफ t। अब ये जो v प्लस यू, v माइनस यू है, a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तक आपको पहुंचाएगा। 2 इंटू ए, 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और आपको कंफर्टेबली ये मिल जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो फाइनली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो आइडिया कहां से लगता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट है? थर्ड इक्वेशन में टाइम एब्सेंट है, इसलिए इस टाइम को, ये जो AC की वैल्यू t है ना, इस टाइम को ही मुझे एक तरह से रिमूव करना पड़ा फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। सेकंड इक्वेशन में बिकॉज फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट थी, तो इस इक्वेशन को यूज लेकर फाइनल वेलोसिटी के प्लेस पर हमने कुछ लिखा था, दैट्स इट। तो याद रह जाएंगे स्टेटमेंट, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया में जब इस ग्राफ का एरिया फाइंड करने आप निकलेंगे तो आपको कुछ वेलोसिटीज में से कुछ टाइम का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो रिसीव क्या होगा? इन मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफिकल मेथड से आप इस तरह से 3 इक्वेशंस डेराइव कर सकते हैं। हो जाएगा काम। एक बार है ना, देखकर तो आइडिया लगता है, जब आप रफ कॉपी में अपने हाथ प्रैक्टिस करेंगे बात पक्की हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की, है ना। एक टॉपिक आता है डिस्टेंस
traveled in nth second. nth second. nth second, how many second? 1 second. जैसे आपसे कहें एक बॉडी मोशन कर रही है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक, 10 सेकेंड्स, ऐसे लगा रहा हूं सेकेंड्स, और उसका जो लास्ट सेकंड है वो क्या है? 10th सेकंड। 10th सेकंड अपने आप में एक सिंगल सेकंड ही तो है, समझ रहे हैं ना? ऐसा एक अच्छा सा टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड ऑफ मोशन। nth सेकंड ऑफ मोशन, तो उसके लिए पहले एग्जांपल से बात को समझेंगे। लेट किसी बॉडी को t इक्वल टू 0 पर किसी हाइट से रिलीज कर दिया, जैसे एक बॉडी है, किसी हाइट से उसको रिलीज कर दिया तो नीचे गिरेगी। काफी ज्यादा हाइट से रिलीज किया है, बॉडी आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, गिर रही है ना? बॉडी यहां पर पहुंच जाती है t इक्वल टू 10 सेकंड पर, 10th सेकंड पर यहां पहुंच जाती है। 10th सेकंड एंड हो जाता है इस मोमेंट पर, है ना? फर्स्ट सेकंड में बॉडी यहां तक पहुंची, लेट सेकंड, सेकंड, थर्ड, इस तरह से एंड्स ऑन, और ये यहां तक पहुंची थी 9th सेकंड। बीच का मैंने देखो कंटिन्यूटी दिखा दिया, बीच में हो सकता है बहुत सारा पाथ है ना? तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड बढ़ता जाएगा, और ये 10th सेकंड के लिए सेपरेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी उसकी स्पीड अप होगी ना, तो वो नेक्स्ट 1 सेकंड में कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो अब देखिए, लेट दिस इज S1, displacement covered in 1 second. Okay, this is S2, this इसी तरह से ये लास्ट बता रहा हूं, S3 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड्स। एस पर ध्यान दे, सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आपसे कहें व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन थर्ड सेकंड, तो मैं आपको बताऊं थर्ड सेकंड स्टार्ट कहां से होता है? इस मोमेंट के बाद थर्ड सेकंड स्टार्ट हो जाता है, और इस मोमेंट पर थर्ड सेकंड एंड हो जाता है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड सेकंड, है ना? दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सेकंड, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सेकंड। तो 10th सेकंड का टाइम पीरियड कौन सा होगा? जिस मोमेंट पर 9th सेकंड एंड होता है, तो उसके बाद कौन सा चालू हो जाता है? 10th, है ना? तो अगर इसी तरह से हम देखें कि अगर कोई बॉडी n-s, n-1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है n-1 सेकेंड्स में, और Sn डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करती है n सेकेंड्स में, है ना? इन n सेकेंड्स, तो nth सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? nth ओनली इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? तो उसके लिए हम फॉर्मूला कहते हैं Sn माइनस S n-1, Sn माइनस S n-1, है ना? जैसे यहां हम कह रहे हैं ना, 10 सेकेंड्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकेंड्स का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ओनली nth सेकेंड। उसी तरह से अब जनरल हम बात कर रहे हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड, जस्ट उसके पीछे वाला एक सेकेंड, लास्ट का जो सेकेंड होगा वो मिल जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, Sn क्या होगा? Sn कहें या Xn कहें, डिस्प्लेसमेंट को आप x से या फिर s से लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान दे, t इक्वल टू क्या है? n। t इक्वल टू क्या, जैसे मैं यहाँ कह रहा था 9, 10, अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? n, तो t की वैल्यू है n। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स, है ना? इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, टाइम क्या है? n। हियर इस एक्सप्रेशन में t इक्वल टू क्या है? n माइनस, अब नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है s n-1 सबस्क्रिप्ट में है या n-1, है ना? इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है? u
n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। यहां पर t की वैल्यू क्या है, n-1। इस एक्सप्रेशन में t क्या है, इस एक्सप्रेशन में t क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, इसको हम एज इट इज रखें, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अंदर प्रोडक्ट करें un माइनस u प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर दें क्या, होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक बात है ना, n प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट टर्म एज इट इज un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर un एज इट इज माइनस u एज इट इज प्लस, अब देखिए अंदर a/2 को यहां से प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, an स्क्वायर बाई 2, a/2 को माइनस 2n से प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस an, a/2 को 1 से प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, a/2 ही आएगा, हो गया, बिल्कुल ठीक है ना। अब इस बिग ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, साइन चेंज करते हैं, इन सब के साइन चेंज करते हैं, तो un एज इट इज प्लस हाफ an स्क्वायर एज इट इज माइनस un या nu कुछ भी लिखे, माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस an माइनस a/2, काफी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, सही किया मैंने, 4 टर्म्स कैंसिल, प्लस माइनस ये प्लस माइनस। अब रिमेनिंग टर्म्स जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं, एक तो ये दिख रही है रिमेनिंग, एक ये और एक ये 3 टर्म्स रिमेनिंग दिख रही है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं u प्लस an माइनस a/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस, कॉमन लेते हैं कुछ a/2 तो 2n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एन सेकेंड। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ a था, आपको शायद अच्छा नहीं लगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n माइनस 1/2, a कॉमन लिया ना, अब कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड देना, अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लूं तो इसका मतलब 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ अंदर, तो यहाँ 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो दिस इज द फॉर्मूला, आप याद रख सके तो अच्छा है, डेरिवेशन तो शायद ही पूछे बट मैंने आपको बता दिया, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसमें आप फॉर्मूलाज कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड ऑफ मोशन, तो एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, n क्या है आपको देंगे, 5th सेकंड 7th सेकंड, तो 5th होगा तो n की वैल्यू 5, 7th सेकंड होगा तो n की वैल्यू 7, 10th सेकंड होगा तो n की वैल्यू 10। इसमें कौन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी इसमें नहीं है, ओके। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, अच्छा टॉपिक है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव मोशन, इससे पहले भी कुछ है, अच्छा टाइम हो गया क्या, कितना हुआ है, तो अच्छा जल्दी जाना होगा, ठीक है समझ गया। तो एक अच्छा सा टॉपिक है, और क्या है टॉपिक, रिलेटिव मोशन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो टॉपिक में तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट उसके एप्लीकेशंस जब करेंगे तो आपको बहुत कुछ बात और समझ में आएगी। तो हम कहते हैं
रिलेटिव मोशन, जैसा नाम वैसी डेफिनेशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी with respect to another body is called relative motion. Motion of a body with respect to another body. जैसे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसका मोशन कंसीडर किया जाता है सन के रेस्पेक्ट में, कि सन बीच में स्टेशनरी है और हम रोटेशन कर रहे हैं, है ना। अगर प्लेनेट को छोड़ दो, हम खुद पर फोकस कर ले, तो हम जो खुद का मोशन कंसीडर करते हैं, हमारे व्हीकल्स का मोशन कंसीडर करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में, है ना। अगर आप अपना व्हीकल डेराइव कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। अगर आप इस रूम में बैठे हैं, तब भी आप सन के रेस्पेक्ट में तो मोशन ही कर रहे हैं ना। हमारा प्लेनेट तो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो मोशन किस बॉडी के रेस्पेक्ट में है, उस पर डिपेंड करता है स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो सन के रेस्पेक्ट में तो अभी भी हम मोशन में है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम अभी भी स्टेशनरी है। तो सेम बॉडी का मोशन अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो जाए तो मोशन चेंज हो जाता है। जैसे आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक रनिंग ट्रेन है, तो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो म्यूचुअली अगर बैठे हैं तो वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए कैसे है? रेस्ट में है। बट आउटसाइडर जो ऑब्जर्वर है, ट्रेन के बाहर जो ऑब्जर्वर है प्लेटफॉर्म पर इधर उधर, उनके लिए ट्रेन की स्पीड से आप लोग मोशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, मोशन क्या होगा। तो वहां से आता है ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन। इस यूनिवर्स में नॉन रिलेटिव मोशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब कुछ क्या है? रिलेटिव। जैसे और अगर डिटेल में जाएं, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कहते हैं बहुत सारी, है ना, सॉरी हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं, और वो सब किसी ब्लैक होल के अबाउट मोशन कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन तो है ही, सन का मोशन, हमारे सोलर सिस्टम का मोशन, गैलेक्सी के अंदर किसी ब्लैक होल के अबाउट भी है, ठीक है। तो सब कुछ क्या है? रिलेटिव। नॉन रिलेटिव कुछ होता ही नहीं है। एक चीज होती है, जानते हैं क्या? स्पीड ऑफ लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया था, इन दिस यूनिवर्स वन एंड ओनली फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन रिलेटिव, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। बाकी सब कुछ रिलेटिव है, बाकी सब कुछ रिलेटिव है। तो ये तो कुछ ज्यादा बता दिया। सीधी सी बात क्या है, कॉमन सी बात, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो 11 में बहुत सिंपल सिंपल इसके एप्लीकेशंस और टाइप्स कुछ हैं। लेट ए ऑब्जेक्ट है, ए कोई व्हीकल है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इधर है नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, इधर साउथ होगा, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट, ए बॉडी इधर जा रही है विद सम वेलोसिटी वी ए, इसकी वेलोसिटी वी ए है, डायरेक्शन फिक्स इसलिए मैं वेलोसिटी वर्ड कह रहा हूँ, ओके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो जाता है। अगर इसी के पीछे एक और व्हीकल बी मोशन कर रहा है, सेम डायरेक्शन, एस टू एन, साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन वही है, इसकी स्पीड वीबी है, इसकी वेलोसिटी वीबी है, ठीक है। और मान लेते हैं वी ए इज ग्रेटर देन वीबी, जो आगे वाला व्हीकल है वो थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो बी का जो ड्राइवर है वो ए व्हीकल को देख रहा है, तो बी के रेस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या होगी, या बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कहते हैं वी ए बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। VAB is the relative velocity of A with respect to B। तो वो क्या होती है? वो ये होती है VA माइनस VB। किसके रेस्पेक्ट में? B के अंदर कोई, है ना, ऑब्जर्वर है, ड्राइवर है, वो A को देख रहा है, तो A की B के रेस्पेक्ट में, A की B के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी? VA माइनस VB। अगर किसी स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, व्हीकल A व्हीकल B सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तब बी को क्या लगेगा कि ए व्हीकल ना दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, इसका मतलब उसको स्टेशनरी जैसी फीलिंग आई, तो आ जाएगा ना जीरो, आ जाएगा, बिल्कुल सीधी सही बात है।
तो माइनस जो साइन मैंने अप्लाई किया है वो क्यों अप्लाई किया है? इन रिलेटिव मोशन व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, then relative velocities between them receives by this formula va minus vb, है ना। और अब दूसरा केस यहीं से बता देते हैं। बी व्हीकल इधर जा रहा है, हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है वो ए को देख रहा था, तो देखेंगे कि बहुत फास्ट क्रॉस कर गए। इस केस में जब ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है VAB इक्वल टू VA प्लस VB। अगर इसकी स्पीड है लेट 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है लेट 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आप सोच सकते हैं 140 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूलाज हम तब यूज लेते हैं, एक तो पहले बताया था VAB, कब? जब सेम डायरेक्शन हो VA माइनस VB, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो VA प्लस VB। कब? जब डिफरेंट बॉडीज ग्राउंड पर सेपरेट मोशन कर रही हो, डिफरेंट बॉडीज ग्राउंड पर सेपरेट मोशन कर रही है। ए व्हीकल अपना मोशन कर रहा है ग्राउंड पर, बी व्हीकल अपना मोशन कर रहा है। एक बात, ठीक है, इस एक बात में दो बातें थी, सेम डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। एंगल की बात आपके सिलेबस में नहीं है, या तो एंगल होगा 0 डिग्री सेम डायरेक्शन, या फिर एंगल होगा 180 डिग्री। जनरल केस है ही नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके ये दो ही केस। हाँ, अगर एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है लाइक ट्रेन, और ट्रेन के रूफ के ऊपर कोई मंकी बैठा है, स्टेशनरी बैठा है, तो जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उस स्पीड से मंकी भी जा रहा होगा, है ना। जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उस स्पीड से मंकी भी जा रहा होगा। अब मंकी अगर ट्रेन की डायरेक्शन में मोशन करने लग जाए तब मंकी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी? जैसे यहाँ पर ये मैंने एक कोच बना दिया और यहाँ पर M फॉर मंकी मैंने दिखा दिया। दिस इज VT स्पीड ऑफ ट्रेन, और मंकी की स्पीड कुछ भी नहीं है। तो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है आप खड़े हैं, इस ऑब्जर्वर के लिए मंकी की स्पीड क्या होगी फाइनली? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मंकी की स्पीड जितनी ट्रेन की है, रुका हुआ है ना ये, तो ट्रेन के साथ जा रहा है। अब कह रहे हैं कि मंकी जो है वो VM स्पीड से ट्रेन की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ना। अब इस ऑब्जर्वर को मंकी की स्पीड कितनी फील होगी, कितनी एक्सपीरियंस होगी? हाँ, ये जो माइनस कर रहे हैं ना, ये नहीं करना है। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर सेपरेट मोशन करते हैं तब ये फॉर्मूलाज 100% काम करते हैं, सही काम करते हैं। यहाँ पर क्या सेपरेट मोशन है क्या? नहीं, ट्रेन एक ऑब्जेक्ट है और मंकी उसके ऊपर ही तो बैठा है, ग्राउंड पर थोड़ी है ना, ग्राउंड पर थोड़ी है। तो हमने देखा था जब मंकी मोशन नहीं कर रहा है तब ऑब्जर्वर को उसकी स्पीड कितनी एक्सपीरियंस होगी? जितनी ट्रेन की है। बट अगर मंकी इस डायरेक्शन में मोशन करता है तो वो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, इस सेम डायरेक्शन में थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो पैसेंजर स्टेशन पर पहुंचेगा, मंकी हो सकता है उससे पहले पहुंच जाए, क्योंकि वो तो और एडिशनल मोशन कर रहा है ना, सम एडिशनल मोशन। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मंकी, दिस इज दी, है ना, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पर स्टेशनरी खड़ा है ऑब्जर्वर, तो उसको ये लगेगी। तो देखो केस चेंज हो गया ना, आप कहेंगे कि ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ तो आप माइनस कह रहे थे। तो बीच में एक डिफरेंस मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पर सेपरेट मोशन कर रहे हैं, काम करते हैं ये फॉर्मूलाज, और अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो साइन ही चेंज हो जाता है। अब देखो, अगर मंकी इस डायरेक्शन में जाए तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए केस चेंज हो गया ना, केस चेंज हो गया। अगर ट्रेन की स्पीड और मंकी की स्पीड सेम हो तो ऑब्जर्वर के लिए मंकी स्टेशनरी भी दिखाई देगा, है ना। ट्रेन इधर जा रही है, उस सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मंकी जा रहा है, तो वो लगेगा कि वो एक ही प्लेस पर दिखाई देगा, है ना। तो ये वो केस है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करे, तब कंडीशंस बिल्कुल सेपरेट हो जाती है उससे। थोड़ा आइडिया लग गया, है ना। तो ये तो इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है,
यहाँ पर कुछ लॉजिक्स आपको समझने थे और विद एग्जांपल। ग्राउंड पर व्हीकल्स चलते हैं, जैसे ट्रेन में हम जाते हैं, जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो बहुत स्लो स्पीड लगती है, रीजन माइनस से आंसर आता है। जब दो ट्रेन क्रॉस करती है तो क्लियर दिखाई भी नहीं देता, इतना फास्ट हो जाता है रिलेटिव मोशन, रीजन आंसर प्लस से आता है, क्योंकि वो सेपरेट मोशन हो रहा है ग्राउंड पर, है ना, इसलिए। बट एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी अगर मोशन करती है तो रिजल्ट्स कुछ रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर मंकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आंसर आएगा माइनस से, मंकी माइनस से या प्लस से, है ना। मंकी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन के तो उसकी ओवरऑल स्पीड ऐड हो जाती है, ओवरऑल स्पीड ऐड हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी ओवरऑल स्पीड सब्ट्रैक्शन से रिसीव होती है, सही बात। ओके, तो रिलेटिव मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। इस चैप्टर में कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पोर्शन है, देन कैलकुलस मेथड को, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस, कैलकुलस मेथड को यूज लेकर डेरिवेशन है किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं डिफरेंशिएशन होता क्या है। आप में से कोई पहले बताना चाहेगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन, होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? नाम सुना है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आप कहेंगे ये कोई क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना। मतलब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में आप डिफरेंशिएशन ही घुसा देंगे, समझ रहे हो। तो मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक पर पहुंचाता हूँ, आपको मे भी काफी कुछ पता होगा, थोड़ा सा बेसिक सुन लो बात, आपको इंटीग्रेशन की फिर इजी लगेगी। डिफरेंशिएशन बेसिक ऑपरेशन होता है, इंटीग्रेशन तो उसका रिवर्स होता है, तो डिफरेंशिएशन पर ही थोड़ा एम्फेसिस करना है। देखिए जैसे आप जानते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, सुना है ऐसा? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और एक्चुअल में यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो d अपॉन dt ऑफ x, तो x एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ये, तो आपको आइडिया लगना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब वो छोटे छोटे पार्ट कह रहे थे ना, तो ये dx क्या होता है, एक स्मॉल पोर्शन डिस्प्लेसमेंट का, और dt क्या होता है, वो स्मॉल टाइम इंटरवल जिसमें dx डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ना। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। और एग्जांपल देखिए, फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 9th क्लास में भी आता है और हमारे आगे चैप्टर्स में भी आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स, सॉरी, मोमेंटम क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, इस तरह से। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक डेफिनेशन रेडी हो जाता है, क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation of first with respect to second, है ना, with respect to second। तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, चेंज होने वाले सब क्या होते हैं, वेरिएबल। तो इन जनरल हम कहते हैं fx, फंक्शन ऑफ x, fx को हम कहते हैं, तो सिंबल्स हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है, fx फंक्शन ऑफ x। जैसे आपको कह दें 7x स्क्वायर प्लस 3x, x की वैल्यू 1 पुट करो, fx की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करो, fx की कुछ वैल्यू आएगी, दैट मींस fx इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। fx किस पर डिपेंड करता है, x पर, fx किस पर डिपेंड करता है, x पर। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, fx क्या है, खुद एक वेरिएबल है बट डिपेंडेंट है। तो अब इस डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिए। जैसे टाइम इंडिपेंडेंट होता है और टाइम पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम, अगर मैं डिफरेंशिएशन का जनरल एक्सप्रेशन आपको दिखाऊं तो ये हो गया
डिफरेंशिएशन का जनरल एक्सप्रेशन। मैंने कहा एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, और ये फंक्शन ऑफ एक्स डिपेंडेंट है किस पर, एक्स पर। तो एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation of first with respect to second, independent dependent। तो अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, इस fx के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 3x, समझ रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बता देता हूं, जनरल फॉर्मूला, x टू द पावर n, याद रखना है, और बस इसी से आपका काम हो जाएगा पूरी 11th में, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, तो जैसे fx है ना, यहां मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है, x की वैल्यू 1 पुट करो fx 1 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो fx 4 आएगा, x की वैल्यू -2 पुट करो तो भी fx 4 आएगा, सही बात है। तो यहाँ पर x तो होगा इंडिपेंडेंट और fx हो गया डिपेंडेंट, तो fx कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन फंक्शंस को एक नाम भी दिया हुआ है, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा होता है ना, अपने पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, वो सब क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो होते हैं, ठीक है। तो x टू दी पावर n एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, n की वैल्यू 1 2 3 5 या माइनस में कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, ओके। तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है n x टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 आपको लर्न करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n which is given as n x to the power n minus 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे x to the power 7 है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या पता करना है, तो आप कहेंगे 7 x to the power 6, सही बात है। तो एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको मे बी मालूम होगा, मैंने डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ा क्लियर कर दिया, इससे आपको इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी। जैसे 1/√x है ना, d/dx, क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, ये रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, -12 x टू दी पावर -3/2। क्यों, क्योंकि बीच में एक टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, d/dx ऑफ x टू दी पावर -12, तो 1/रूट है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू -12 है। अब n की वैल्यू अगर -12 है, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा, -12, तो -1/2 x टू दी पावर -3/2, समझ गए। तो फॉर्मूला 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 फॉर्मूले को यूज लेना है, और जो आंसर आए वो सही है बस। चलिए इंटीग्रेशन क्या होता है इतना और बता दें, अभी बता ही रहा था मैं, है ना। द इनवर्स प्रोसेस, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अब बात को समझते भी हैं, इंक ओवर, चलिए काम हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो बात को समझते हैं ना, कैसे समझते हैं, इस फंक्शन से ही समझते हैं, है ना। तो fx x का एक फंक्शन है, x का, x इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d fx अपॉन dx, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और इसका रिजल्ट आ रहा है लेट f डैश x, कुछ तो आएगा, fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ आंसर तो आएगा, जैसे अभी 1/√x का किया था तो कुछ आंसर आया था, जैसे अभी x टू दी पावर 7 का किया था तो कुछ आंसर आया, तो ये क्या है f डैश x। अब सुनिए इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं f डैश x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वापस क्वेश्चन ही मिल जाना चाहिए। तो ये तो क्या है, ये तो जस्ट सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है, और उस फंक्शन को यहाँ रख देते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, dx, ठीक है, x दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से पता लगता है अगर आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो डिफरेंशिएशन के जो आंसर को आप इंटीग्रेट कर दें तो आपको वापस क्या मिल जाता है,
इक्वेशन सेम फंक्शन वापस मिल जाता है। अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, मैंने डिफरेंशिएशन का आपको दिखाया था फॉर्मूला। इस रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट करना हो तो क्या है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। डिफरेंशिएशन में पावर्स रिड्यूस होती है, -1 दिख रहा था यहाँ पर n-1, बट इंटीग्रेशन में पावर रेज होती है, 1 इंक्रीज होती है। ठीक है, अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन के बारे में। फाइनाइट इंटीग्रेशन भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होते हैं। अभी जस्ट एक फॉर्मूले पर फोकस करें, कांस्टेंट आता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसके बाद आगे करेंगे। तो x टू दी फॉर एग्जांपल दिस इज fx एंड दिस इज f dash x। समझ गए ना, fx को डिफरेंशिएट किया, 7x टू द पावर 6 मिला, तो ये आंसर हमारे लिए क्या है, f dash x। इस f dash x को इंटीग्रेट करें तो सेम फंक्शन आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन को i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। fx के प्लेस पर 7x टू द पावर 6 ब्रैकेट dx। 7 तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ होता नहीं है, एज इट इज रहता है 7। तो x टू द पावर 6 को आप क्या लिखेंगे, x टू द पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1। तो आपको क्या रिसीव होगा, 7x टू द पावर 7 अपॉन 7। तो अब क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 7। तो सेम फंक्शन रिसीव होता है ना, ये जो मैंने fx लिखा था आ गया ना fx। तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मेन कॉन्सेप्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में क्या है, वो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो है जिसको आप एक्सेलरेशन कह रहे हैं। दैट्स इट, है ना। ये तो इजी फंक्शन है जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस में दो ही होते हैं, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस। डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दो फॉर्मूलाज यूज आएंगे, एक और ये दूसरा, दैट्स इट, है ना। तो कल हम कैलकुलस मेथड, है ना, 10 मिनट्स 15 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ बताएंगे जो, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस है। देन परसों हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब कुछ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।